नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटक राज्य गृह कार्मिक यूनियन द्वारा रैली निकाली गई, बाद में सौंपा ज्ञापन। ईवीएम ने भाजपा जेडीएस को राज्य में अधिक सीटें दिलाने में मदद की, डीके शिवकुमार का आरोप। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुत्तैया मुरलीधरन कर्नाटक में 1400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। बीजेपी का स्पीकर एनडीए का डिप्टी स्पीकर राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में नामों पर चर्चा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सदन का बढ़ने वाला है तापमान, संसद सत्र शुरू होने से पहले बोली कांग्रेस। ओडिशा के बालासोर में दो समूह के बीच क्यों हुई झड़प, दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, 10 घायल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में कर्नाटक राज्य गृह कार्मिक यूनियन द्वारा आज शहर के अम्बेडकर चौक से एक रैली निकाली गई और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। गृह कार्मिक यूनियन अपनी मांगों को लेकर यह रैली निकाली और एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष सहित अन्य ने मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगों के बारे में बताया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मेहराज ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೀ ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ವೇತನ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನಾ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೀ. ಇಂದು ನಾವು ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. मेहराज बोलकर है, हम कर्नाटक गृह कार्मिकर ಒಕ್ಕೂಟ अध्यक्ष क्योंकि ये रैली क्यों करना हम बोले तो ये घर के काम जो करते ना उन लोगों को सरकार पहचाने नहीं, यहीं बोलकर नहीं, ऑलरेडी बीदर में नहीं पूरा हिंदुस्तान में गृह कार्मिक बहुत लोग हैं, मगर सरकार ये गृह कार्मिक बोलकर पहचाने नहीं गए, इसलिए उन्हें सरकार गृह कार्मिक बोलकर पहचानना। मेरा नाम रेखा है, मैं बीदर जिला बीदर से एक गृह कार्मिक यूनियन अध्यक्ष हूँ। आज हम हर साल इधर आके 16 जून के से गृह कार्मिक दिनाचरण बोल के बनाते हैं। आज वो संडे था परसों बोल के हम आज इधर आके स्ट्राइक कर रहे हैं। हम जो भी मांगे पूरे करना है बोल के डीसी के तरफ से हम सब वो मांगे पूरे करो बोल के इधर आए। हर एक घर कार्मिक है उनके वास्ते। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में भाजपा जेडीएस गठबंधन को उम्मीद से अधिक सीटें दिलाने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की भूमिका रही है। उन्होंने ईवीएम की कार्यप्रणाली की जांच की मांग की। उन्होंने कहा ईवीएम खत्म होनी चाहिए, बैलेट बॉक्स वापस आने चाहिए, नतीजों की जांच होनी चाहिए। जब बैलेट बॉक्स थे तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 2/3 वोट मिलते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। नतीजे आ चुके हैं, लेकिन नए सिरे से सोचने की जरूरत है। लंदन मॉडल पर बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के चुनाव के बारे में उन्होंने कहा, मुझे लंदन मॉडल के बारे में नहीं पता, लेकिन बीबीएमपी के चुनाव जल्द ही होंगे। बेंगलुरु के आसपास 20,000 एकड़ जमीन बेचने की सरकार की योजना पर उन्होंने कहा, यह सच नहीं है। सरकार के पास बेंगलुरु के आसपास इतनी जमीन नहीं है। दरअसल हम पेरिफेरल रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर विचार कर रहे हैं। यह 60/40 के अनुपात में किया जाएगा। 5 गारंटियों के क्रियान्वयन पर उन्होंने कहा, गारंटी क्रियान्वयन समितियों का गठन कुछ समय पहले किया गया था, लेकिन चुनाव के कारण कई पदाधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर सके। वरिष्ठ नेताजी कृष्णप्पा बेंगलुरु में समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुत्तैया मुरलीधरन अपने सॉफ्ट ड्रिंक व्यवसाय को कर्नाटक में विस्तारित करने के लिए पूरी तरह तैयार है और चामराजनगर जिले में एक विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। कर्नाटक के बड़े और मध्यम
उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि दिग्गज स्पिनर राज्य में 1400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और धारवाड़ में भी अपने निवेश का विस्तार करेंगे। पाटिल ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि विनिर्माण इकाई वर्तमान में चामराजनगर जिले में विकसित की जा रही है। अधिकारियों के साथ मुरलीधरन से मिलने के बाद मंत्री ने लिखा, महान क्रिकेटर मुत्तैया मुरलीधरन ने हमारे राज्य में कारोबार का विस्तार किया। श्रीलंका के क्रिकेट आइकॉन मुत्तैया मुरलीधरन, जो अब रिटायरमेंट के बाद एक उद्यमी है, उन्होंने अपने देश में एक शीतल पेय विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है और अब विस्तार के लिए हमारे राज्य को चुना है। मंत्री ने कहा कि चामराजनगर के साथ साथ धारवाड़ में भी निवेश किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, चामराजनगर जिले में 1000 करोड़ रुपए की विनिर्माण सुविधा विकसित की जा रही है, जिसे बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए करने की योजना है। वह धारवाड़ में परिचालन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने मंगलवार को हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। परप्पना अग्रहार स्थित बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद के खिलाफ बलात्कार के मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में दर्ज बलात्कार के मामले में 12 जून को उन्हें हिरासत में लिया था। मंगलवार को उसकी हिरासत खत्म होने के बाद उसे विशेष अदालत के न्यायाधीश के शिव कुमार के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे 2 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि एसआईटी ने उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की थी। सुनवाई के दौरान प्रज्वल ने अदालत से शिकायत की कि एसआईटी अधिकारियों ने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की और साथ ही उन्होंने उसके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी उचित ध्यान नहीं दिया। इस बीच एक सूत्र ने कहा कि प्रज्वल को किसी अन्य मामले के सिलसिले में फिर से पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है। रोकती समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले तो सवाल यह उठ रहा है कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा या नहीं। एनडीए के घटक दलों के पास इसे लेकर एनडीए में अब तस्वीर साफ होती जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा का स्पीकर बीजेपी का होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के घटक दलों के पास जा सकता है। बीजेपी हाईकमान ने एनडीए के सहयोगी दलों और विपक्ष के साथ बातचीत कर आम राय बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। इसी क्रम में मंगलवार की शाम रक्षा मंत्री के घर पर एनडीए के नेताओं की बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू, एस जयशंकर, वीरेंद्र कुमार और अन्नपूर्णा देवी शामिल हुए। जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के घटक दलों के कुछ नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस दौरान निचले सदन के नए सदस्य शपथ लेंगे। फिर 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें कि पिछली सरकार में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत था, इसीलिए एनडीए के अंदर स्पीकर पद को लेकर कोई खींचातान नहीं हुआ था। बीजेपी ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बनाया था, लेकिन मौजूदा सरकार में बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों से विचार विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लेना चाहती है। लोकसभा का अगला अध्यक्ष कौन होगा? इन अटकलों के बीच कांग्रेस का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्पीकर बने और कौन डिप्टी स्पीकर। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अब वे संसद का सदन उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जिसे पहले चलाया जाता था। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट तक आपको स्पीकर नहीं दिखेंगे। जिस सदन में सरकार पहले राहुल गांधी को ही नहीं संभाल पा रही थी, अब उसी सदन में प्रियंका गांधी भी आ रही है। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है।
अब कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से प्रश्न करते हुए कहा कि देश में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, ऐसे में रेलवे की सुरक्षा को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2014 से 2023 तक 1017 रेल दुर्घटनाएं हुई है। हर महीने 11 रेल दुर्घटनाएं और हर तीसरे दिन एक रेल दुर्घटना हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रेल सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। जो देश के रेल मंत्री हैं वही आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के भी मंत्री बने हुए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी वही है, महाराष्ट्र के प्रभारी भी वही बने हुए हैं। तो ऐसे में वह रेलवे को कब देखेंगे। इसका मतलब यही है कि रेलवे सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। उत्तरी ओडिशा के शहर बालासोर में दो समूह के बीच हुई झड़प के बाद बुधवार को दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। इस झड़प में 10 लोग घायल हो गए थे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन बुधवार रात को स्थिति की समीक्षा करेगा और फिर यह निर्णय लेगा कि कर्फ्यू को आगे बढ़ाना है या नहीं। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान निजी और सरकारी संस्थानों के साथ साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। इसके साथ ही बालासोर शहर के भीतर प्रवेश करने के सभी मार्ग बंद कर दिए गए हैं। पशु वध को लेकर झड़प की यह घटना हुई। गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए 20 जून सुबह 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी है। गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, स्थिति गंभीर है और शरारती तत्व बालासोर नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से झूठे और भड़काऊ संदेश प्रसारित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने जिला प्रशासन से बालासोर शहर में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। कर्फ्यू लगे होने के बाद भी प्रशासन ने किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों, सरकारी अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों के लिए वैध पहचान पत्र दिखाने पर नियमों में ढील दी थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार ने बताया कि दंगा करने और कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुमार ने पीटीआई भाषा से कहा, केंद्रीय बल की कम से कम 6 कंपनियां बालासोर पहुंच रही हैं और उन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हाई अलर्ट पर है और वर्तमान स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ने अब तक 7 प्राथमिकी दर्ज की है। हीरापत B2 बाईपास न्यू संगानेर रोड से वंदे मातरम मार्ग तक प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड में करीब 2.5 किलोमीटर तक रोड सीमा में किए गए अवैध अतिक्रमणों हटाए। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हीरापत B2 बाईपास न्यू संगानेर रोड से वंदे मातरम मार्ग तक प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड पर माननीय उच्च न्यायालय DB सिविल रेट पिटीशन संख्या 11818/2023 में निर्णय की पालना में करीब 2.5 किलोमीटर तक रोड सीमा में किए गए अवैध कब्जा अतिक्रमणों से रोड सीमा को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जा रहा है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में उपायुक्त PRN साउथ समस्त उप नियंत्रक प्रवर्तन एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन 1, 8, 14 और पृथ्वीराज नगर साउथ के सहयोग से वंदे मातरम चौराहे से हीरापत B2 बाईपास न्यू संगानेर रोड की दोनों तरफ तक करीब 1 किलोमीटर के दायरे में मकान, दुकान व बाउंड्री वॉल एवं अस्थायी झुग्गी झोपड़ियों के अतिक्रमणों को JCB, पोकलैंड मशीन व लोखंडा गैस कटर की सहायता से लगभग 85 अवैध कब्जा अतिक्रमणों को हटाया गया। उक्त कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देशन में उपायुक्त PRN साउथ समस्त उप नियंत्रक प्रवर्तन एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन 1, 8, 14 PRN साउथ पुलिस लाइन से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की जा रही है। जयपुर से अकरम खान की रिपोर्ट। जयपुर वासियों ने योग अभ्यास किया बुधवार को, जिसके अंतर्गत अल्बर्ट हॉल रामनिवास गार्डन में योग शिविर आयोजित किया गया। जयपुर वासियों में योग महोत्सव को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। योग महोत्सव की खास बात यह है, हर योग शिविर की शुरुआत में गायत्री सूक्ष्म नयनो यज्ञ द्वारा की जाती है, जिसमें सभी साधकों द्वारा आहुति दी जाती है। योग शिविर में आयुक्त रुक्मणी रियाड़, अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार सहित जोनीय मुख्यालय उपायुक्त ने योगा किया। योग शिविर में ब्रह्म कुमारी संस्था के BK जयंती पहल, चौगाना योगा के जगदीश, योगा के नीरज सिंह, रश्मि योग साधना आश्रम के डॉक्टर पुष्पलता गर्ग ने विभिन्न योग करवाए। महापौर डॉक्टर सौम्या गुज्जर ने इस अवसर पर कहा कि हर आंगन योग, हर घर निरोग की संकल्पता को सफल करेंगे। रमेश सैनी, लक्ष्मण नोनीवाल, पारस जैन, पार्षद इंद्र प्रकाश धबाई, शक्ति प्रकाश,
दामोदर मीणा सहित निगम के अधिकारी और कर्मचारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जयपुर से अकरम खान की रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज न्याय बिंदु की अदालत में आज की सुनवाई हुई है। ईडी की तरफ से एएसटी एसवी राजू और केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी अदालत में मौजूद रहे और दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी। विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया हुआ है। विक्रम चौधरी फैसला सुरक्षित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हैं, उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है। यह मामला अगस्त 2022 से लंबित है। केजरीवाल को 2024 में गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के अपने आदेश में कहा था कि केजरीवाल निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। वकील ने कहा 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा मामले में कई चार्जशीट दाखिल की गई है। वह सीबीआई के मामले में आरोपी नहीं है, जबकि 22 अगस्त को ईडी ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ भी किया है, लेकिन सीबीआई को अभी तक कुछ नहीं मिला है। ईडी ने जो पहला समन जारी किया था, उसके जवाब में ईडी से पूछा गया था कि केजरीवाल को किस हैसियत से समन किया गया है, क्या उनको मुख्यमंत्री के रूप या पार्टी मुखिया के रूप में या निजी रूप से उनको समन जारी किया गया। ईडी से पूछा गया था कि वह उनको सवाल भेज दे, वह उसका जवाब दे देंगे, दस्तावेज भेज देंगे। ईडी ने चौथा समन ईमेल से भेजा था। चौथे समन में ईडी ने कहा था कि उनको निजी रूप से बुलाया है। वह तब भी मामले में आरोपी नहीं थे। केजरीवाल की तरफ से वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी ने मुझे अगला समन 1.5 महीने बाद भेजा। मैं किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संवैधानिक पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है। अगर आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, पर कम से कम पद का तो सम्मान करना ही चाहिए। जब कोई मुख्यमंत्री लिखता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा रहा है और इसमें मेरे आधिकारिक कर्तव्य प्रभावित होते हैं। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उत्तरी कोरिया की यात्रा ने अमेरिका समेत यूक्रेन और पूरे यूरोपीय की धड़कनों को बढ़ा दिया है। अपनी यात्रा के दौरान पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग में एक शिखर वार्ता में समग्र रणनीतिक साझेदारी को लेकर एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया। रूस और उत्तर कोरिया के बीच जिन वैश्विक परिस्थितियों में यह समझौता हुआ, उसने पूरी दुनिया में एक खलबली मचा दी है। अब तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या पुतिन और किम जोंग तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह पूरी दुनिया के लिए सबसे घातक संकेत है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुई नई रणनीतिक साझेदारी ने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। बता दें कि दोनों देशों के बीच इस कवायद को आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाने तथा अमेरिका के खिलाफ संयुक्त मोर्चा तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। इस समझौते के अनुसार यदि रूस या उत्तर कोरिया में से किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो दोनों मिलकर जवाब देंगे। पुतिन की यह यात्रा हथियारों की उस व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हो रही है, जिसके तहत उत्तर कोरिया यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए आवश्यक हथियार रूस को मुहैया करा रहा है और जिसके बदले में उसे आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी मिलती है। रूस ने सरकारी मीडिया ने कहा कि पुतिन और किम के बीच बैठक करीब 2 घंटे तक जारी रही, जबकि प्रारंभ में बैठक का वक्त 1 घंटे निर्धारित किया गया था। कुवैत की सरकार दक्षिण अमदी गवर्नरेट में पिछले दिनों हुए अग्निकांड में मारे गए 46 भारतीयों समेत सभी 50 लोगों के परिजनों को $15,000 हजार का मुआवजा देगी। एक खबर में यह दावा किया गया है। कुवैत के अधिकारियों के अनुसार मंगाफ इलाके में 12 जून को 7 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इमारत में
196 प्रवासी श्रमिक रह रहे थे, जिनमें अधिकतर भारतीय थे। अरब टाइम्स अखबार में मंगलवार को प्रकाशित खबर के अनुसार कुवैत के अमीर शेख मैशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के आदेश पर मृतकों के परिजनों को $15,000 $12.5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा कि संबंधित दूतावासों को यह राशि पहुंचाई जाएगी। अग्निकांड में फिलीपींस के 3 नागरिक भी मारे गए थे और एक मृतक की पहचान नहीं हुई है। खबर में कहा गया है कि संबंधित दूतावास मृतकों के परिजनों तक राशि पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि हाल ही में कुवैत के अमीर शेख मैशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता वितरित करने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि तब उन्होंने मुआवजे की राशि का उल्लेख नहीं किया था। इस बीच घटना के बाद सुरक्षा उपायों में लापरवाही के कारण हत्या और चोट पहुंचाने के आरोपों में एक कुवैती नागरिक और कई विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक राज्य गृह कार्मिक यूनियन द्वारा रैली निकाली गई, बाद में सौंपा ज्ञापन। ईवीएम ने भाजपा जेडीएस को राज्य में अधिक सीटें दिलाने में मदद की, डीके शिवकुमार का आरोप। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुत्तैया मुरलीधरन कर्नाटक में 1,400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। बीजेपी का स्पीकर एनडीए का डिप्टी स्पीकर राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में नामों पर चर्चा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सदन का बढ़ने वाला है तापमान, संसद सत्र शुरू होने से पहले बोली कांग्रेस। ओडिशा के बालासोर में 2 समूह के बीच क्यों हुई झड़प, दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, 10 घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।